सेशन आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल पे न्यूमेरिकल। और उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने डाइपोल पे बेस्ड मेरे सारे प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो आप पहले वाले लेक्चर क्या देख सकते हो, 21, 22, 23 सारे सीक्वेंस में आपको इस चैनल पे मिलेंगे। बेटा हमें न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक बार हम इनके फॉर्मूलाज डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या आपको न्यूमेरिकल करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल सबसे पहले हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था ब्रीफ में स्टडी करेंगे। आपके पास दो चार्जेस थे, इक्वल चार्जेस थे, मैग्नीट्यूड इक्वल था, नेचर अपोजिट था, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था 12, जो कि डाइपोल लेंथ था। 12 क्या चीज था, डाइपोल लेंथ था। इस केस में हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट क्या था, कोई भी एक चार्ज ले लो, दोनों में से उसका मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है या जिसे हम डाइपोल लेंथ कहते हैं उससे हमें मिल जाएगा डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या था, Q × 12 की प्रोडक्ट करोगे तो आपको डाइपोल मोमेंट मिलेगा। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, इसके बाद में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया हुआ याद आ रहा है, ठीक है। सिचुएशन कैसी थी, सिचुएशन ये थी आपके पास में कोई भी दो चार्ज है, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। डाइपोल का मिड पॉइंट कितना है, मिड पॉइंट है O, और ये जो दोनों पॉइंट हम इनको A भी बोलते थे। और दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये कौन सी लाइन थी, एक्सियल लाइन। और इस एक्सियल लाइन पे यहाँ पे कोई पॉइंट P था जो डाइपोल के मिड पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे था, R डिस्टेंस पे था। और इस पॉइंट पे हमें क्या कैलकुलेट करना होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक्सियल लाइन पे कितनी आती है, एक्सियल लाइन पे कितनी आती है, याद आ रहा है आपको। दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हम कितना लेते हैं, डिस्टेंस तो 12 ही लेते हैं ना। ये वाला डिस्टेंस दोनों डाइपोल का जो लेंथ है या दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है 12 है। तो आपको याद आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, डेरिवेशन हमने की थी, एक्सप्रेशन किया था, ठीक है। एक्सियल लाइन पे पॉइंट P पे कितना होता है, 2kp अपॉन में r² माइनस l² का होल स्क्वायर। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड आउट किया था एक्सियल लाइन पे। कहाँ पे, पॉइंट P पे। और ये पॉइंट P डाइपोल से अच्छी खासी डिस्टेंस पे था, नजदीक नहीं था, काफी दूरी पे था, ठीक है। फिर हमने क्या है, कुछ एक स्पेशल केस भी डिस्कस किया था। हमने क्या जूम किया था, इफ डाइपोल इज शॉर्ट, क्या हो जाए, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल होती है, इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज शॉर्ट, मतलब क्या, डाइपोल छोटी हो जाएगी तो 12 बिल्कुल स्मॉल हो जाएगा। 12 तो हमें यूज नहीं करना है, यहाँ पे L यूज होता है, तो बस सी बात है, L क्या हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल। किसके कंपैरेटिवली, डिस्टेंस वाला दूसरा पैरामीटर अपना क्या है, R। तो R के मुकाबले, मतलब R क्या है, R इज दैट पॉइंट वेयर वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो R की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस R के मुकाबले, ये डाइपोल छोटा होगा तो लेंथ L भी क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा। तो इस केस में हम L को क्या करते थे, नेग्लेक्ट करते थे। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती थी एक्सियल लाइन पे, स्पेशल केस में, कब, जब डाइपोल क्या हो जाए, शॉर्ट। तो उस केस में हम क्या करते थे, L को नेग्लेक्ट कर देते थे, ठीक है। L नेग्लेक्ट कर दिया तो R की पावर 2, उसके R का स्क्वायर और उसका स्क्वायर R की पावर 4, ठीक है। यहाँ पे एक और R होता था फॉर्मूले में, क्या होता था, एक्सियल लाइन पे जो फॉर्मूला निकालते थे तो क्या था, 2kp R अपॉन में r² माइनस l² का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जब डाइपोल शॉर्ट होगा l² को नेग्लेक्ट कर देंगे, r² का एक बार और स्क्वायर करेंगे, r की पावर 4 को r से कैंसिल आउट करेंगे तो नीचे r की पावर 3 बचेगा। तो फाइनली आपके पास में ये
वैल्यू कितनी बचती थी 2kp/r³। ठीक है बेटा, ये आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें हमने बड़ी ही डिटेल में डिस्कशन की थी। फिर क्या है, और कौन सा केस हमने स्टडी किया था, एक केस ये भी स्टडी किया था हमने कि हमारे पास क्या है, दो चार्जेस है, ठीक है बेटा, यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे स्पेस की कमी नहीं है, यहाँ पे, ठीक है। ये था हमारे पास दो चार्जेस है, -q और +q, ठीक है, और दोनों चार्ज के बीच में दोनों चार्ज का मिड पॉइंट क्या है, O, ठीक है। ये डाइपोल थी और डाइपोल का मिड पॉइंट क्या था, O, और एक लाइन जो डाइपोल के मिड पॉइंट से पास कर रही है और परपेंडिकुलर है, इसको हमने क्या बोला था, इक्वेटोरियल लाइन। और आपने देखा था इक्वेटोरियल लाइन पे यहाँ पे एक पॉइंट P था, और इस पॉइंट P पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन पे कितना आता है, ठीक है। तो कुछ और भी कंडीशन गिवन होती थी, डाइपोल का लेंथ कितना होता है आपको पता है, 12 होता है, तो ये वाला L, ये वाला L, और डाइपोल के मिड पॉइंट से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना था, R। तो R पॉइंट पे जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते थे, तो याद है आपको फॉर्मूला क्या आता था, फॉर्मूला ये आता था Kp/में r² प्लस L² और उसकी पावर कितनी, 3/2। L² अच्छे से लिख देता हूँ, इसकी पावर 3/2, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमारा इक्वेटोरियल के केस में आता था, और पॉइंट P डाइपोल से अच्छी खासी डिस्टेंस पे होता था, ठीक है। मतलब अच्छी खासी डिस्टेंस पे होने का मतलब क्या है कि डाइपोल का जो लेंथ है उसके मुकाबले पॉइंट P क्या है, काफी ज्यादा डिस्टेंस पे होता था। मतलब नेगलेक्ट नहीं कर सकते थे डाइपोल की लेंथ को इस केस में, मतलब डाइपोल शॉर्ट ना हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके। और फिर एक स्पेशल केस हमने स्टडी किया था, उसमें क्या था, इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज शॉर्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल शॉर्ट हो जाएगी तो आपको पता है L क्या हो जाएगा, वेरी वेरी स्मॉलर देन R, तो L को हम नेगलेक्ट कर देंगे, और जो फॉर्मूला बनेगा इक्वेटोरियल के केस में वो क्या रहेगा, Kp/में r², L नेगलेक्ट हो जाएगा तो r² की पावर कितनी, 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अल्टीमेटली हमारे पास क्या मिलेगा, हमें मिलेगा Kp/में r³। तो इक्वेटोरियल लाइन के केस में ये फॉर्मूला आपको मिला था Kp/में r³, ठीक है बेटा। बेहद इजी फॉर्मूलाज है, कुछ भी नहीं, जस्ट आपको हल्का सा याद करना है कि पहले आपने क्या पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि इनमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है फॉर्मूलाज में। और आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड कौन कौन से फॉर्मूला स्टडी किए थे, एक आपने ये भी स्टडी किया था, आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या चीज है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने एक डाइपोल रख दी -q +q, ठीक है, थीटा एंगल पे, तो आपने देखा था इस डाइपोल पे क्या लगता है, टॉर्क लगता है, और टॉर्क कितना होता है, T×E, ठीक है। और टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू T×E, इसको आप यूं भी लिख सकते थे, टाउ इज इक्वल टू PE sin थीटा। आपको पता है मैक्सिमम टॉर्क कब लगता है, मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, जब मैक्सिमम टॉर्क कब लगता है, जब डाइपोल को 90 डिग्री के एंगल पे रखते हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, तो मैक्सिमम टॉर्क के केस में थीटा कितना हो जाता है, 90 डिग्री, तो मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी PE, ठीक है बेटा। उसके केस में आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग डाइपोल को पुट कर दो, मतलब डाइपोल मोमेंट की और इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन हो, तब टॉर्क कितना होता है, 0, और उसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो तो उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और उस केस में जो डाइपोल है वो डिस्टॉर्ट कर जाती है, यूं समझिएगा कि वापस अपनी डायरेक्शन मतलब और स्टेबल इक्विलिब्रियम को अचीव करने की कोशिश करती है, ठीक है। ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी, ठीक है। It was all about the old formula, those which will be used in the concept of numericals on electric dipole. Okay. अब बेटा हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल पे बेस्ड क्या है, न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे।
सो स्टूडेंट अब हमारे पास न्यूमेरिकल है फर्स्ट न्यूमेरिकल में मैं आपका टाइम पूरा सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है कि इफ टू चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन ऑफ प्लस माइनस 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस 10 सेंटीमीटर अपार्ट, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ये टू चार्जेस, इसको ऐसे लिख देना चाहिए, टू चार्जेस ऑफ 10 माइक्रोकूलम इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। मतलब आपको क्या गिवन, आपके पास दो चार्ज है, एक चार्ज तो प्लस 10 माइक्रोकूलम का है, दूसरा क्या है माइनस 10 माइक्रोकूलम का है, और दोनों चार्जेस को कितने डिस्टेंस पे रखा है 10 mm के डिस्टेंस पे, ठीक है। आपसे पूछा है डाइपोल मोमेंट निकालो कितना है और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है ना। डायरेक्शन बताना है, वेक्टर तुम मत लिखो, इसके ऊपर डायरेक्शन क्या होगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का है, आपके 1 मार्क्स वाले एमसीक्यूज में आ भी सकता है। अब एक बात बताओ, ये आपको चार्ज क्या दे दिया प्लस क्यू, ये चार्ज क्या -2, दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं 2l। कई बार स्टूडेंट है ना इसको l कंसीडर कर लेते हैं, ये गलत होता है। ये दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस को बाई कन्वेंशन हम क्या ले रहे हैं 2l ले रहे हैं, ठीक है। सो हमने स्टार्टिंग से 12 पढ़ रहे हैं, अब इसको आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो बताओ डाइपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या होता है q × 12, ठीक है। चार्ज कितना है, दोनों में से कोई भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रो, ठीक है। और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है 12 की वैल्यू कितनी है 10 mm, तो ये कितनी आ जाएगी 10 mm, ठीक है। सो इस केस में 10 माइक्रोकूलम लिख दो, इसको माइक्रोमीटर, ठीक है। इसको 10 माइक्रो को क्या लिख सकते हैं 10 × 10⁻⁻6 कूलम, ओके। और 10 मिलीमीटर 10 × 10⁻³ मीटर। सो फाइनली कितना आ जाएगा 10⁻⁻5 और इंटू 10⁻⁻2, ओके, कूलम मीटर। सो अल्टीमेटली 10⁻⁻7 कूलम मीटर। ये डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है 10⁻⁻7 कूलम मीटर, इसको ऐसे लिख दो। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन डाइपोल की क्या होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इस पर्टिकुलर केस में हमने प्लस यहाँ दिखाया है, तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन वो क्या बन जाएगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद में आपके पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ोगे तो न्यूमेरिकल हो जाएंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। वैसे भी इस पे बेस सारे न्यूमेरिकल इजी है। आपको कह रहे हैं कि 2 पॉइंट चार्ज गिवन है आपको, दोनों 5 माइक्रोकूलम के हैं, अपोजिट साइन है, ठीक है। तो डाइपोल कंसिस्ट करेंगे ये, और दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर अपार्ट है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है कहाँ पे 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, कहाँ से फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। डाइपोल मोमेंट के जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसके मिड पॉइंट से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपको क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो सिचुएशन गिवन है वो बनाएंगे। आपके पास दो चार्ज है, एक तो -5 माइक्रोकूलम, दूसरा क्या है +5 माइक्रोकूलम, ठीक है। और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना 4 सेंटीमीटर अपार्ट। इसको पॉइंट ए बोलो, इसको बी बोलो, हम ये बोलते हैं। मिड पॉइंट क्या होता है ओ, और दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ठीक है बेटा। मतलब ये 4 सेंटीमीटर वैल्यू आपको किसकी गिवन है 12 की वैल्यू गिवन है, डोंट फॉरगेट, ठीक है। ये वैल्यू किसकी है 12 की। तो बस आप देख लो यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर के आपको 12 गिवन है, ये आपको क्या है -q गिवन है। ये इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ओके। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सियल लाइन होगी, एक्सियल लाइन पे यहाँ पे कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। और ये जो पॉइंट P है डाइपोल के मिड पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे 4 सेंटीमीटर। फिर आपको भी सर 4 सेंटीमीटर इधर भी लेफ्ट की तरफ भी तो हो सकता था वहां पे कैलकुलेट करते, बात तो एक ही आनी थी, ठीक है। सो अब आपको निकालना हो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक्सियल लाइन वाले केस में, एक्सियल लाइन का ये वाला केस था, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या था 2kpr, ठीक है। वहां से फॉर्मूला देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन 2kpr, मेरे को तो याद है, आप देखो
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर कितना होल स्क्वायर, यही था ना फॉर्मूला 2kpr अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। अब एक बात बताओ बेटा, अब इसमें देखो डाइपोल सोर्ट है क्या, अब डाइपोल सोर्ट होती है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अब देखो L की वैल्यू कितनी बनेगी, यहाँ पे 2L की वैल्यू 4 है तो L की वैल्यू कितनी बनेगी 2, ठीक है। और R की वैल्यू कितनी है, O से P के बीच का डिस्टेंस, O से P के बीच का डिस्टेंस ये कितना होता है R होता है, तो R की वैल्यू 4। तो एक बात बताओ 2 सेंटीमीटर को क्या 4 सेंटीमीटर के कंपैरेटिवली नेगलेक्ट कर सकते, कभी नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जब डाइपोल सोर्ट ना हो। आपको पता चल गया ना, न्यूमेरिकल में कंडीशन मिलेगी कि आपको किस टाइप का फॉर्मूला यूज करना है। इसको इसकी वैल्यू क्या है हम फाइंड आउट करेंगे। तो लिखो वैल्यू कितनी रहेगी, एक्सियल लाइन पे आप वैल्यू कैलकुलेट करो, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 की जरूरत पड़ेगी, 2 की वैल्यू है, k की वैल्यू पता है p की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या, p की वैल्यू कैलकुलेट करो आप। मैं यहाँ से ये रब कर देता हूँ, हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ फॉर्मूले में हमें p की वैल्यू की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो p को कैसे निकालेंगे, q इंटू 2l से। तो चार्ज q की वैल्यू कितनी है, दोनों में से किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो 5 माइक्रो, ठीक है, इंटू 2 लेंथ, लेंथ कितना है, लेंथ 12, सॉरी अब देखो q की वैल्यू तो ले ली 5 माइक्रो और 12 लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर, इसको आप ले लो 4 सेंटीमीटर, 5 माइक्रो कूलम पूरा ले दो, ठीक है। ये डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आपके पास आ गई, इसको सोल्व कर लो बेटा। इसमें क्या है 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम, यूनिट साथ में लिख रहा हूँ, इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। SI में कन्वर्ट करेंगे सारी की सारी यूनिट को। तो इसको सोल्व करेंगे तो 5 4 जा कितना 20 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम मीटर। मतलब डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 20 इंटू 10 की पावर माइनस 8 कूलम मीटर, ठीक है बेटा। P की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, R की वैल्यू है और L की वैल्यू है। L की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, आपको पता है, आपको यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में यहाँ पे देखो 12 कितना गिवन है, 12 गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम यूज कर लेंगे। अब ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, पुट करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो करो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन, जस्ट कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। 2 लिखो, k की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हमने निकाली है, कितनी है 20 इंटू 10 की पावर माइनस 8, ओके बेटा। और r डिस्टेंस कितना है, ये डाइपोल के मिड पॉइंट से पॉइंट P का डिस्टेंस कितना 4 सेंटीमीटर, तो इसको मैं 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 डायरेक्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। अपॉन में क्या आ जाएगा r स्क्वायर, अगेन वही वैल्यू, r स्क्वायर क्या है 4 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। और L स्क्वायर, L क्या डाइपोल लेंथ 2 सेंटीमीटर, माइनस में 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इसका क्या है स्क्वायर, और फिर क्या है कंप्लीट का स्क्वायर। देखो फॉर्मूले में क्या है r स्क्वायर L स्क्वायर और कंप्लीट का स्क्वायर। अब इस कैलकुलेशन को आप क्या कर लोगे, सोल्व कर लोगे, और इस कैलकुलेशन को सोल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी सोल्व करने के बाद में कैलकुलेशन आप करोगे, दैट विल बी अप्रोक्सीमेट 10 की पावर 8 न्यूटन पर कूलम। कितनी आएगी 10 की पावर 8 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेशन आप करके देख लेना, ठीक है बेटा। ओके, आप वीडियो को पॉज करके नोट करें, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। सो बेटा थर्ड न्यूमेरिकल है हमारे पास, और थर्ड न्यूमेरिकल आप क्या है, जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे करो, पूरा मजा आएगा। आपको क्या कह रहा है 2 पॉइंट चार्ज है, प्लस 0.2 माइक्रो कूलम और माइनस 0.2 माइक्रो कूलम। आपके पास दो चार्ज है, पहला तो कितना है 0.2 माइक्रो कूलम, और दूसरा चार्ज क्या है माइनस 0.2 माइक्रो कूलम। दो चार्ज आपको गिवन है, और दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज वेरी लेस, बेहद कम डिस्टेंस है। कितना है 10 की पावर माइनस 8 मीटर, ये डिस्टेंस है बेटा।
10⁻⁸ मीटर, ठीक है। और आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है 0.1 मीटर फ्रॉम मिड पॉइंट। ये इसको ऑन एक्सियल लाइन लिखना चाहिए, ऑन एक्सियल लाइन, ऑन एक्सियल लाइन मतलब क्या है, एक्सियल लाइन पे ही, एक्सियल लाइन पे ही एक पॉइंट है, कितनी डिस्टेंस पे, यहाँ पे कोई, यहाँ पे होगा कोई पॉइंट P, ठीक है। और ये पॉइंट P क्या, डायपोल के मिड पॉइंट से, आपको पता है ना डायपोल का एक मिड पॉइंट होता है, ये पॉइंट A होता है, ये B बोलते हैं, मिड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, O। तो कह रहे कि डायपोल के मिड पॉइंट से और इस पॉइंट P का जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ये डिस्टेंस 0.1 मीटर है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस है ना। वैसे तो 0.1 मीटर काफी कम डिस्टेंस है, लेकिन डायपोल की लेंथ के मुकाबले, तब डायपोल का लेंथ कितना है बेटा, देखो डायपोल का लेंथ 12 कितना है, 10⁻⁸ मीटर। L की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.5 × 10⁻⁸ मीटर हो जाएगा, ये तो हो जाएगा L, ठीक है। और R की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 0.1 मीटर। अब एक बात बताओ, 10⁻⁸ और 0.1 मीटर, मतलब वैल्यू देखो कितनी बढ़िया, मतलब क्या है, L क्या हो गया, वेरी वेरी स्मॉल हो गया एज कंपेयर टू R। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे सिंस डायपोल इज शॉर्ट, डायपोल इज शॉर्ट, डायपोल शॉर्ट है और पॉइंट P एक्सियल लाइन पे है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन हमें फाइंड आउट करना है, याद करो 2kp/r³, यहाँ पे मिलेगा 2kp/r³, ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। तो क्या है, निकाल दो न्यूमेरिकल, सोल्व कर दो, कुछ है ही नहीं न्यूमेरिकल में। 2k की वैल्यू कितनी, 9 × 10⁹ p डायपोल मोमेंट, निकालो डायपोल मोमेंट कितना निकलेगा, यहाँ निकालते हैं। डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है q × 12, q चार्ज की वैल्यू कितनी, 0. कोई भी एक चार्ज ले लो, 0.2 माइक्रो कूलाम, ठीक है। इसको c को सेंटीमीटर समझ लेना, ठीक है, कूलाम है ये, ओके। और इसको मल्टीप्लाई करोगे 12 डिस्टेंस कितना है, 10⁻⁸ मीटर, ठीक है बेटा। इसको सोल्व कर दो, तो 0.2 माइक्रो 10⁻⁶, एक बार फिर माइक्रो 10⁻⁶, फिर क्या गया, कूलाम इंटू 10⁻⁸ मीटर। इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी 0.2 इंटू 10⁻⁸ -6 -14 और -20, मतलब डायपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा वो मिलेगा आपको 0.2 इंटू 10⁻⁻20 कूलाम मीटर। बेहद इजी है न्यूमेरिकल, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो और डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, 0.2 इंटू 10⁻⁻20 मीटर अपॉन में r³। r की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर कितने, सॉरी r की वैल्यू कितनी है, 0.1 का क्यूब। कैलकुलेशन भी बहुत इजी होगी ये तो, ठीक है। आप इसको सोल्व कर दो, कैलकुलेशन सोल्व कर दो, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये 2 9 जा कितना, 18 इंटू, सॉरी इसको मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, 18 को 2 से मल्टीप्लाई 36, 3.6 ऊपर बन गया 3.6, ओके, इंटू 10 की पावर 9 यहाँ पे 20 यहाँ पे 10⁻⁻11 अपॉन में। अब एक बात बताओ, 0.1 को मैं 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ ना, ठीक है। 10⁻⁻1 का क्या कर देंगे, क्यूब, बस सोल्व कर दो, बात बन गई, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपकी ऑलमोस्ट डन है, 3.6 इंटू 10⁻⁻11, और ये देखो नीचे क्या बन गया, 10⁻⁻3, और ये ऊपर ले जाएंगे हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3.6 इंटू 10⁻⁻11, ये ऊपर जाएगा 10⁻+3, तो फाइनली यू विल गेट 3.6 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन पर कूलाम, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। सो स्टूडेंट, अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th। इसमें आपको दिया गया है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर कंसिस्टिंग चार्जेस ऑफ +-
100 माइक्रोकूलम एट ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ईच चार्ज। ठीक है, आप डेफिनेशन को पढ़ो, वीडियो को पॉज करो और न्यूमेरिकल को सोल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको स्टेटमेंट के साथ में इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि जब भी कोई भी आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल करते हो तो आप डायग्राम बनाने की कोशिश करो। डायग्राम आप बना दोगे तो आपका न्यूमेरिकल सोल्व हो जाता है। ठीक है, तो बेटा आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है दो चार्जेस है आपके पास में, एक तो है प्लस 100 माइक्रोकूलम का और दूसरा चार्ज है आपके पास में माइनस 100 माइक्रोकूलम का। यहाँ पे चार्ज माइनस वाला है, यहाँ पे प्लस वाला है। ठीक है, और आपको गिवन है कि दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? द डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज इज 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस गिवन है आपको। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि आपको कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है कहां पे? एक पॉइंट है 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। वो पॉइंट क्या है? 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे अवे फ्रॉम ईच चार्ज। दोनों चार्ज से 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। तो ऐसा पॉइंट कहां पे मिलेगा? ना तो यहां हो सकता ना यहां हो सकता। ठीक है ना, यहां होगा तो दोनों की डिस्टेंस अलग होगी, यहां होगी तो अलग होगी। तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी बचती है वो कहां? इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन पे ही ऐसा एक पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे पॉइंट P है और ये पॉइंट P क्या है? -100 वाले चार्ज से भी कितनी डिस्टेंस पे? 20 सेंटीमीटर। और यहाँ से भी कितनी डिस्टेंस पे है? 20 सेंटीमीटर। तो इट मीन दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन इक्वेटोरियल लाइन। ये पॉइंट क्या है? इक्वेटोरियल लाइन पे प्रेजेंट है। ओके, और एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे ये डाइपोल को मैं नाम दूं, ये डाइपोल क्या होगी? AB। डाइपोल का मिड पॉइंट क्या है? O। P is that point where we have to calculate electric field intensity. Okay, so आप निकालो इक्वेटोरियल लाइन पे। इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या था? ठीक है, क्या था फॉर्मूला? याद है आपको? ठीक है, याद नहीं है तो वहां टेबल में मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, वहां से आप देख लो। तो फॉर्मूला आपका बनता है KP अपॉन में R² प्लस L² की पावर 3/2। देखो यहाँ पे क्या कोई कंडीशन है डाइपोल शॉर्ट हो जाए? कोई कंडीशन नहीं है डाइपोल शॉर्ट होने की। क्यों? क्योंकि जो डाइपोल का लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है और जो ये पॉइंट P है, पॉइंट P मतलब क्या? बहुत कम डिस्टेंस पे तो हो नहीं सकता। देखो अब आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितना है? 10 है। तो ये वाला कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। ये वाला कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर। तो 20 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर माइनस करेंगे तो बहुत कम डिस्टेंस तो आने से रहा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? काफी डिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो डाइपोल के कंपैरेटिवली ये मतलब डाइपोल लेंथ को L को क्या हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो हमारा जो फॉर्मूला रहेगा, मतलब ये जो है डायग्राम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिख सकते हो अबव डाइपोल इज नॉट शॉर्ट। अबव डाइपोल इज नोट शॉर्ट। इस चीज का ध्यान रखना, शॉर्ट नहीं है। तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, सोल्व कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी आपके पास में। K की वैल्यू कितनी होगी? 9 × 10 की पावर 9। डाइपोल मोमेंट निकालो। डाइपोल मोमेंट कैसे निकाल सकते हो? क्या फॉर्मूला होता है? डाइपोल मोमेंट निकालनी हो तो Q × 12। चार्ज की वैल्यू दोनों में से कोई भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, 100 माइक्रोकूलम और 12। दोनों चार्ज के बीच का लेंथ की डिस्टेंस कितना है? या डाइपोल लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 100 10 की पावर -6 कूलम इंटू 10 सेंटीमीटर को क्या लिखोगे? 10 की पावर -2 मीटर। सो अल्टीमेटली जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कितना होगा? ये डाइपोल मोमेंट होगा ये 100 × 10 कितना? 1000। ये कितना आ जाएगा? 1000 × 10 की पावर -8 मीटर। सो डाइपोल मोमेंट आ जाएगा 10 की पावर -5 मीटर। इसको सोल्व करोगे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 10 की पावर -5 मीटर, -5 कूलम मीटर। क्या रहेगी? कूलम मीटर। ठीक है, यूनिट डाइपोल मोमेंट की यही रहती है। ओके, सो उसके बाद में हमारे पास R² प्लस L²। देखो इस ज्योमेट्री से हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाती है। देखो एक बात बताओ, ये वाला डिस्टेंस है O से P के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? R। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस कितना होता है? L। यू आर गेटिंग माय पॉइंट?
तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, फ्रॉम ज्योमेट्री। ये फ्रॉम ज्योमेट्री ये आपकी ट्रिक है एक तरीके से क्वेश्चन को इजी करने के लिए, डायरेक्ट गिवन ज्योमेट्री का आप यूज करो। अब देखो यहाँ पे फ्रॉम ज्योमेट्री इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ AOP राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या लिख सकते हैं, ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो मतलब आप क्या लिख सकते हो 20 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, L के स्क्वायर प्लस में R के स्क्वायर के इक्वल। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो 20 स्क्वायर, तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो L स्क्वायर R स्क्वायर को क्या लिख दोगे 20 स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ओके। और उसकी पावर कितनी है 3/2। बस ये पॉइंट समझ में आ गया, देखो कैलकुलेशन और भी इजी होगी। अदरवाइज आप यहाँ पे क्या करो, R की वैल्यू पुट करो, L की वैल्यू पुट करो, ठीक है, ये सारी की सारी वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन काफी लेंथी हो जाएगी। उससे बचने के लिए हम सीधा ये कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9 × 10 की पावर 4 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट कर दो, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो कितना होगा 20 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। तो 20 सेंटीमीटर को आप क्या लिख सकते हो 20 × 10 की पावर -2 का क्यूब, ठीक है। इसको सोल्व कर दो अब 9 × 10 की पावर 4 अपॉन में कितना हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 2 × 10 की पावर -1 का क्यूब, ठीक है। और फिर 9 × 10 की पावर 4 अपॉन में 8 × 10 की पावर -3, ये ऊपर आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 9/8 × 10 की पावर 7। और ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है ना इक्वेटोरियल लाइन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल, ठीक है, न्यूटन पर बोला। इसको सोल्व कर लेना, ये वाली वैल्यू रहेगी, ओके। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको ये वाले फॉर्मूले याद हैं, आपको अप्लाई करने का मेथड आता है, तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल में कुछ नहीं होता, ओके। सो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ न्यूमेरिकल है हमारे पास में, इसमें गिवन है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ -2 माइक्रोकूलम एंड +2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर अपार्ट। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन पे और डाइपोल की, ठीक है। और वो जो पॉइंट है डाइपोल के मिड पॉइंट से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। बेहद इजी न्यूमेरिकल है, कहीं पे भी डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी, जो गिवन है वो न्यूमेरिकल की में क्या है शो करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 2 पॉइंट चार्ज गिवन है, तो पॉइंट चार्ज 1 और 2। पहला पॉइंट चार्ज कितना है -2 माइक्रोकूलम, दूसरा +2 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, दैट डिस्टेंस इज 1 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है बेटा वो है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्या कह रहा है कि ये जो डाइपोल है, ये डाइपोल है AB, और डाइपोल का मिड पॉइंट क्या है O। डाइपोल के मिड पॉइंट से एक इक्वेटोरियल लाइन शो करो, ये आपने क्या कर दी इक्वेटोरियल लाइन। और इक्वेटोरियल लाइन पे एक पॉइंट है जो डाइपोल के मिड पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे है 30 सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। मतलब मिड पॉइंट से ये जो डिस्टेंस कितना होता है R, ठीक है। और इस R की वैल्यू कितनी गिवन है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस कितना है बेटा R 30 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, इस पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। और डाइपोल का जो लेंथ है, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपको गिवन है आंसर में लिखोगे सिंस 2L कितना है 1 सेंटीमीटर, तो L कितना होगा 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको R कितना गिवन है, R गिवन है 30 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, R के मुकाबले में L क्या है, काफी छोटा है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, लिखोगे सिंस L is very less than R, so it is a case of what, शॉर्ट डाइपोल। ये शॉर्ट डाइपोल का केस हो जाएगा इक्वेटोरियल लाइन वाले केस में, डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन वाले केस में, ठीक है।
सो आपको इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, फॉर्मूला बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो इक्वेटोरियल के केस में, डाइपोल कैसी हो, शॉर्ट, तो ये तो नॉर्मल फॉर्मूला होता है, जब डाइपोल शॉर्ट हो तो फॉर्मूला ये बन जाता है Kp/r3, ठीक है। इससे इजी न्यूमेरिकल हो ही नहीं सकता। K की वैल्यू कितनी, 9 × 10⁹, ठीक है। अब बेटा P की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो P की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, P की वैल्यू ऐसे कैलकुलेट कर लो, P क्या होता है, Q × 12। चार्ज की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, और 12 लेंथ कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो इसको मैं 1 × 10⁻² मीटर लिख दूं तो चलेगा ना, क्योंकि हमें क्या करना होता है, एसआई सिस्टम में यूनिट लिखनी, यहाँ कूलम है तो यहाँ मीटर में करेंगे सेंटीमीटर की बजाय, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, मीटर में कन्वर्ट करके लिख दो P की वैल्यू, तो P की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 2 × 10⁻⁶ कूलम × 10⁻² मीटर, ये अल्टीमेटली आपको वैल्यू मिलेगी 2 × 10⁻⁸ कूलम मीटर, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, यहाँ पे। सो P की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻⁸ कूलम मीटर, ठीक है। R की वैल्यू कितनी थी, 30 सेंटीमीटर, तो 30 को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 30 × 10⁻² और इसकी पावर 3। बेटा इस तरह के जो न्यूमेरिकल होते हैं वहाँ कैलकुलेशन की मिस्टेक कई बार हो जाती है, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है। तो आप है ना, एक तो कन्वर्जन का ध्यान रखा करो, जितनी की जितनी सीजीएस यूनिट है या और छोटी यूनिट है उनको एसआई सिस्टम में लेके आओ प्रॉपर कन्वर्जिंग फैक्टर का यूज करके, और कैलकुलेशन करते हुए थोड़ा सा पेशेंस रखो, अदरवाइज फिर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी, न्यूमेरिकल आपका सारा ठीक होगा, लास्ट में हाफ मार्क्स आपका अननेसेसरली कट जाएगा, तो उस चीज़ को अवॉइड करना, ठीक है। तो इसको सोल्व करें, फिर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, 18 × 10⁻⁴, ठीक है, 9 × 18 10⁻⁴, ये नीचे कितना बनेगा, 3 × 10⁻⁻1, ऐसे लिख सकते हैं उसका क्यूब। फिर कितना होगा, 180 अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 × 10⁻³ का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना, 27 × 10⁻³, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे फर्दर तो 180 अपॉन में 27 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। इसको कैलकुलेशन को आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट, इट वाज अबाउट जो इलेक्ट्रिक डाइपोल को आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना था, एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे दोनों केस करवा दिए, ठीक है। आपको शॉर्ट डाइपोल हो तो भी और ना हो तो भी, दोनों के केस में, एक्सियल और इक्वेटोरियल के केस में, तो बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल थे। इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके नोट करें, फिर हम न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे टॉर्क वाले केस में, ओके। सो डू इट फास्ट। स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, ए सिस्टम हैज टू चार्जेस QA एंड QB, दोनों क्या है, 2.5 × 10⁻⁻7 कूलम, एक प्लस का है दूसरा क्या है, माइनस का है, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट नेचर है, यहाँ आप देख सकते हो। सिस्टम में दो चार्ज है, दोनों को पॉइंट A और पॉइंट B पे रखा हुआ है, ये इनके कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है, x0 y0 z-15, और यहाँ पे भी x0 y0 z+15, मतलब इन कोऑर्डिनेट पे इन दोनों चार्जेस को रिस्पेक्टिवली रखा हुआ है। आपको क्या करना है, व्हाट इज द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस्टम, कह रहे हैं कि सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा और सिस्टम में डाइपोल मोमेंट कितनी होगी, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ, हम सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं, दोनों चार्जेस को एक्स मतलब इन स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट पे रखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर देते हैं। ये वाला एक्सिस कौन सा, x, ये वाला कौन सा, y, ठीक है, और दिस वन इज z, ये क्या है, z एक्सिस, ठीक है। ये क्या हो गया, प्लस z एक्सिस और माइनस z एक्सिस क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट में, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस z एक्सिस। इस प्लेन की बात करें, इस प्लेन पे x एक्सिस ऐसे है, y एक्सिस ऐसे है, तो z एक्सिस क्या होगा, एक तो z एक्सिस तो होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड आपकी तरफ,
और दूसरा क्या होगा बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो प्लस जेड एक्सिस आपकी तरफ और माइनस जेड एक्सिस बोर्ड के अंदर। लेकिन हम इसमें 2D डायग्राम में जब 2D रिप्रेजेंटेशन में करेंगे, 2D में दिखाएंगे जेड एक्सिस को, तो हम यहाँ पे दिखा देंगे। इसका मतलब क्या है, y और z के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल है, x और z के बीच में 90, प्लस z क्या है प्लेन पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में, और माइनस z क्या इनवर्ड। और एक बात बताओ बेटा, क्या कह रहा है कि जो पॉइंट A है माइनस जेड एक्सिस पे, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट A है, ठीक है। पॉइंट A की कोऑर्डिनेट क्या है, अब जेड एक्सिस पे ही क्या होगा, x भी 0 होगा, y भी 0 होगा, z कितना है -15, तो -15 क्या है माइनस जेड एक्सिस पे आएगा, ठीक है। और फिर क्या है कि जो पॉइंट B है, पॉइंट B आएगा प्लस जेड एक्सिस पे, क्योंकि इस पे इसके कोऑर्डिनेट कितने x0 y0, ये तो जेड एक्सिस पे होते हैं, और z कितना गिवन है +15 सेंटीमीटर। ओके बेटा, अब क्या कह रहा है कि ये एक सिस्टम है, ये क्या एक सिस्टम है एक्स वाई जेड एक्सिस का, और इन कोऑर्डिनेट पे चार्ज रखा हुआ है। आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछता है क्या, टोटल चार्ज कितना होगा सिस्टम पे, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम, ठीक है। कोई बात नहीं, टोटल चार्ज कितना होगा, क्यू होगा। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए आप क्या करोगे, सिस्टम पे जितने चार्जेस हैं उनको ऐड कर दो, क्योंकि चार्ज का एडिटिव इन नेचर होता है। तो QA पे जो चार्ज है वो कितना है, QA पे जो चार्ज प्लेस है वो कितना प्लेस है, +2.5 × 10⁻⁻7 कूलम। B पे कितना प्लेस है बेटा, B पे प्लेस है -2.5 × 10⁻⁻7 कूलम। दोनों चार्जेस को ऐड कर दो तो कितना +2.5 × 10⁻⁻7 प्लस में -2.5 × 10⁻⁻7 कूलम। इनको ऐड करोगे तो टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट है, 0। मतलब आपसे कभी भी पूछ ले, ऐसे भी 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी इलेक्ट्रिक डायपोल, कोई भी इलेक्ट्रिक डायपोल है तो उस पे टोटल चार्ज कितना होता है, 0। क्योंकि डायपोल पे जो चार्ज होंगे उनका मैग्नीट्यूड तो क्या मिलेगा, इक्वल, बट उनका नेचर क्या मिलेगा, अपोजिट। तो टोटल चार्ज की बात करेंगे तो ऐड करेंगे तो हमेशा डायपोल पे चार्ज कितना आएगा, 0। तो यहाँ पे भी जो डायपोल बन रही है, क्योंकि दोनों चार्जेस क्या है, इक्वल है, ठीक है, नेचर उनका अपोजिट है, साइन क्या है उनका अपोजिट है, तो डायपोल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पे भी टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे। सेकंड पॉइंट में आपसे पूछा है डायपोल मोमेंट निकालो। कोई बात नहीं, डायपोल मोमेंट क्या होता है, Q × 2 निकाल सकते हो, फॉर्मूला पता है। चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना, दोनों में से कोई भी ले लो, 2.5 × 10⁻⁷, ओके, और सॉरी 2L लेते हैं हम, क्या लेते हैं 2L, और 2L क्या चीज है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो गया टोटल, देखो यहाँ पे x y z तीनों एक्सिस यहाँ पे कट करती है, वहां पे तीनों 0 होंगे, तो ये वाला डिस्टेंस कितना 15, ये वाला 15, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 15 और 15 30। तो टोटल डिस्टेंस 2L की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 15, तो ये 15, ये टोटल हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। मतलब z एक्सिस में इन दोनों का गैप कितना है, 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे पुट कर दो 30 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट करें 10⁻², इसको सोल्व कर दो, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 75, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2.5 × 30, 75 × 10⁻⁹ यूनिट क्या आ जाएगी, चार्ज कूलम में था, इसको मीटर में हमने कन्वर्ट कर लिया, ये क्या हो जाएगा कूलम मीटर। तो डायपोल मोमेंट आपकी कितनी आ जाएगी 75 × 10⁻⁹ कूलम मीटर, या 7.5 × 10⁻⁸ कूलम मीटर। दोनों ही ठीक है, जो आपको ठीक लगे। सो आप इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, अब हमारे पास न्यूमेरिकल है, 7th न्यूमेरिकल है, ठीक है। ये जो न्यूमेरिकल है ये NCERT का भी है, और इस न्यूमेरिकल में आपसे क्या पूछा गया है, आपको ये जो डायग्राम दिखाया हुआ है इसमें 2 डायपोल है। एक तो डायपोल जो आप ब्लू कलर में देख पा रहे हैं AB डायपोल है, और दूसरी डायपोल है CD जो रेड कलर में देख पा रहे हो। और
AB डायपोल को y एक्सिस के अलोंग प्लेस किया हुआ है और CD डायपोल को x और y एक्सिस के बीच में किसी पर्टिकुलर एंगल पे रखा हुआ है। इस तरीके से रखा हुआ है कि AB और CD डायपोल के बीच में जो एंगल है वो कितना बन रहा है, 120 डिग्री। ठीक है, ये यहाँ पे आपको इन दोनों के बीच का एंगल जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, ये एंगल कितना है, 120 डिग्री। ओके, सो आपसे पूछा क्या गया है, अब देखो एक बात बताओ, AB डायपोल है, इस पे दो चार्ज है, इनके बीच में ऑब्वियस सी बात है कुछ डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसका डायपोल मोमेंट होगा, डेफिनेटली होगा। सिमिलरली CD डायपोल है, उसका भी क्या होगा, एक डायपोल मोमेंट होगा। और ये आपको गिवन भी है, इसमें ये क्या कह रहे हैं कि दोनों का डायपोल मोमेंट एक जैसा है। आपको दो डायपोल दी गई है, एक जैसी डायपोल, आइडेंटिकल डायपोल है AB और CD, और दोनों का डायपोल मोमेंट कितना है, सेम है, P डायपोल मोमेंट है। दोनों को 120 के एंगल पे रखा हुआ है, एज शोन इन फिगर, जैसा फिगर में दिखाया हुआ है। आपसे पूछा गया है कि उनका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट कितना होगा। ओके, सो एक बात बताओ, आपको पता है डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, दो वेक्टर क्वांटिटी है, किसी थीटा एंगल पे हो तो हम उसका रिजल्टेंट इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लास 11 में हम पढ़ चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो इस डायग्राम को थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में हम बनाना चाहें तो क्या रहेगा, हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बेटा मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट को सोल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले आपको देखो क्या क्या गिवन है, x एक्सिस गिवन है, y एक्सिस गिवन है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे डेफिनेटली ओरिजिन होगा। दिस एक्सिस इज पॉजिटिव x एक्सिस, दिस वन इज नेगेटिव x एक्सिस, this one will be positive y and finally it will be negative y. So जो डायग्राम गिवन है उसी को मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। ठीक है, बट हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अब एक बात बताओ, CD जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, इसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और AB डायपोल है, इसकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, -q से +q ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इन दोनों का देखो, अब मैं सबसे पहले डायपोल मोमेंट AB डायपोल के कारण डायपोल मोमेंट रिप्रेजेंट करूंगा। तो ओरिजिन से मैं एक लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दूं तो चलेगा ना। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसका डायपोल मोमेंट, AB का। ओके, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग द डायपोल मोमेंट ऑफ AB, और AB का डायपोल मोमेंट कितना है, P। AB का डायपोल मोमेंट कितना है, P। सो डायपोल मोमेंट कितना रहेगा, P वेक्टर। सिमिलरली जो CD है, CD का डायपोल मोमेंट मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो CD का डायपोल मोमेंट क्या होगा, T to C, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ C to D वाला मैं रेड कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो CD का डायपोल मोमेंट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लेके चलेंगे। इससे सिंप्लीफाई मतलब काफी आसानी रहती है सोल्व करने में। तो CD का डायपोल मोमेंट मैंने रेड कलर से दिखाया, ये P वेक्टर इस डायरेक्शन में रहेगा। और ये जो दोनों, ये वाला एंगल कितना गिवन है, 120, दोनों की डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल है दैट इज 120। तो आई थिंक अब जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इजी हो गया है। अब आपके पास में दो वेक्टर क्वांटिटी है, थीटा एंगल पे हमें उनका क्या फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट, तो इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, सो ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है। ओके, ये वेक्टर A है, वेक्टर B है, दोनों का रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा, डेफिनेटली दोनों का रिजल्टेंट आपको कहाँ, इस डायरेक्शन में मिलेगा। ठीक है, इनका रिजल्टेंट क्या है, इसके रिजल्टेंट को मैं PR से रिप्रेजेंट कर दूं तो चलेगा। PR वेक्टर क्या होगा, दोनों वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट होगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ लगा लेंगे। ठीक है, ये वाली साइड इसके पैरेलल ये वाली साइड बनाएंगे। ठीक है, और इस वाली के पैरेलल ये वाली साइड बनाएंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट का। तो आप क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। ठीक है बेटा, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या है, PR है। इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो बहुत बार हम ये कर चुके हैं। आप क्या करोगे, रिजल्टेंट
निकालने का फॉर्मूला क्लास 11th की मैं आपको थोड़ी सी याद दिलवा देता हूँ। ये आपके पास ए वेक्टर होता था, ये बी वेक्टर होता था, दोनों का रिजल्टेंट निकालना होता था, तो आर वेक्टर, ये पैरेललोग्राम लोग कंप्लीट करते थे, ठीक है। और आपको पता है ट्रायंगल लॉ से आप लिख सकते थे आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। फिर जब हम इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट करते थे तो रिजल्टेंट की वैल्यू निकालते थे, कैसे निकालते थे, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और सपोज दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा, तो यहाँ पे आ जाता था कोस थीटा, ठीक है। सेम मेथड यहाँ पे कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे मान लो कि अपना ए वेक्टर ये रेड कलर वाला है P, और बी वेक्टर क्या ब्लू कलर वाला P है, सॉल्व कर दो तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 2pp कोस, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है 120, और वी नो व्हाट कोस 120, यहाँ पे कोस 120 आएगा, कोस 120 कितना होता है -1/2। 11th क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। तो रिजल्टेंट जो डायपोल मोमेंट रहेगा वो कितना होगा बेटा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कोस 120 -1/2, ओके। तो 2 से 2 को कैंसिल आउट कर देंगे हम यहाँ पे, और फिर हमारे पास जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट बचेगा वो कितना बचेगा, अंडर द रूट p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ओके। अब एक बात बताओ, प्लस माइनस कितना, माइनस, तो माइनस p स्क्वायर, सो अल्टीमेटली व्हाट वी विल गेट, p स्क्वायर से p स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देंगे, एंड आवर रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट विल बी रूट ऑफ p स्क्वायर, कितना हो जाएगा p। सो हमारा फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया है, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट कितनी रहेगी, दैट विल बी p, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट कितनी रहेगी p, यहाँ पे आंसर लिख दो, ओके। सो आप जल्दी इसको वीडियो को पॉज करके नोट करें, फिर इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। बेटा अब अपने पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हम एक नई चीज देखेंगे जो न्यूमेरिकल है, ठीक है। आपने देखा था फाइनल सिचुएशन ये बन चुकी थी, एक डायपोल मोमेंट पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग आ रही थी, ठीक है, एक, ठीक है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस थी, नेगेटिव वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स, ठीक है। एक डायपोल मोमेंट तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग बनी थी, दूसरी इस डायरेक्शन में बनी थी, ए बी और सी डी डायपोल के कारण, ठीक है। फिर हमने दोनों डायपोल के कारण रिजल्टेंट निकाला था, ठीक है, पैरेललोग्राम लो लगा के, ठीक है। रिजल्टेंट की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में। बेटा अब क्या है, अब क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि इस सिचुएशन में हम एक और काम करके देखें, तो मतलब क्या है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, क्या अप्लाई कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग, मतलब इस डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, तो इस पे टॉर्क लगेगा क्या, डायपोल पे। देखो पहले डायपोल मोमेंट तो बना हुआ है ना, दो डायपोल ए बी और सी डी थे, उनका नेट इफेक्ट कहाँ गया, पी आर, नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट पी आर बन चुका था, और अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लोग अप्लाई कर दें तो क्या टॉर्क लगेगा, डेफिनेटली लगेगा बेटा। आपको पता है पी आपके पास डायपोल मोमेंट था, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कर दिया, पी और ई का कोई ऐसा रिलेशन है जो टॉर्क देगा, डेफिनेटली देगा। टॉर्क क्या होता है, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ठीक है। इसको हम एक्सटेंड करके क्या लिखते हैं, पी ई साइन थीटा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में साइन ऑफ जो थीटा एंगल मिल जाए तो हम टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बात बताओ, डायपोल मोमेंट नेट, अब इन दोनों पी का रोल खत्म हो चुका है पी आर निकालने के बाद में, अब ये वाला नेट डायपोल मोमेंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लोग लगा दिया, तो इनके बीच का जो एंगल कितना बना, ये जो एंगल कितना बना, थीटा। इस थीटा एंगल की वैल्यू हमें कहीं से मिल जाए तो क्या है, हम टॉर्क निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, टॉर्क। तो ये तो जस्ट वैसे ही रफ वर्क था हमारा, ठीक है। तो हमें हमारा टारगेट यहाँ पे क्या है, थीटा एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब एक बात बताओ बेटा,
क्या ज्योमेट्री से कोई ऐसा आपको सीधा डायरेक्ट दिख रहा है कि हम ये वाला एंगल थीटा की वैल्यू बता सकते? नहीं बता सकते। दोनों के बीच का एंगल ये कितना 120 है, ये 90 है, लेकिन फिर इस वाले एंगल की वैल्यू हम बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं, ये वाला एंगल 30 है, बट ये वाला तो नहीं बता सकते कितना है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? अब दिक्कत क्या है, हम कैसे ना कैसे करके एक मतलब ये जो रिजल्टेंट है और ये वेक्टर है, रिजल्टेंट और वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड आउट करें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि इन दोनों का बीच का एंगल फाइंड आउट कर लेंगे ना, तो ये हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, थोड़ी देर बाद आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो आप देखो, रिजल्टेंट और किसी भी बीच वेक्टर क्वांटिटी के बीच का एंगल फाइंड आउट करना हो तो हम क्या स्ट्रेटजी यूज करते हैं? क्लास 11th याद करो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं बेटा। जैसे आपके पास में दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर है, दूसरा क्या है? बी वेक्टर। दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? थीटा। जैसे यहाँ पे एक P है, दूसरा P है, दोनों डायपोल मोमेंट के बीच में एंगल 120, यहाँ का थीटा कितना? 120 है। ठीक है, तो इनका हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे? पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, और जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा वो ही क्या होगा? रिजल्टेंट होगा। फिर हमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, तो रिजल्टेंट का किसी भी एक वेक्टर क्वांटिटी के साथ में एंगल फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम फाई बोलते हैं, और वहां से हम फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? याद करके देखो, हम क्या करते थे? इस लाइन को एक्सटेंड करते थे, यहाँ से परपेंडिकुलर डालते थे क्लास 11th में, ये वाला बी वेक्टर, तो ये वाला भी बी वेक्टर का ये कंपोनेंट कितना? बी कोस थीटा, सिर्फ इतना। ठीक है, और ये वाला कंपोनेंट 90 के एंगल में बी कोस थीटा से 90, बी साइन थीटा, तो ये और ये पैरेलल हो जाते, तो ये कितना? बी साइन थीटा। अब हम यहां से क्या है, इस वाले ट्रायंगल से इसको मैं O नाम दे दूं, इसको P, इसको Q, इसको S, इसको T, ये नाम देते थे शायद हम क्लास 11th में। यहां से मैं टेंजेंट फाई निकालूं, कौन सी ट्रायंगल से? ट्रायंगल कौन सी? OS T ट्रायंगल से टेंजेंट फाई फाइंड आउट करूं तो टेंजेंट फाई आता है बेटा ST अपॉन में OT। ST की वैल्यू कितनी है? B साइन थीटा अपॉन में OT की वैल्यू कितनी है? A प्लस बी कोस थीटा, A प्लस बी कोस थीटा। होपफुली यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मतलब क्या है, आपको रिजल्टेंट, और चाहे ये वाला वेक्टर हो चाहे ये वाला वेक्टर हो, रिजल्टेंट के साथ में ये वाला वेक्टर भी बनता है, ये वाला, किसी के भी साथ में भी आप एंगल फाइंड आउट करना चाहते हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो। आप ये कहो कि रिजल्टेंट का इस वाले वेक्टर के साथ में कितना एंगल है? फाई। कितना एंगल है? फाई। तो आप टेंजेंट फाई की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो बेटा। दैट इज प्रीटी इजी। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं, एक आपको क्लास 11th वाला ये फॉर्मेट याद है ना, तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। तो सेकंड पार्ट को मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में टाइम बेहद थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, लेकिन सोल्व करने में नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप लिखोगे टेंजेंट फाई इस वाले केस की बात करें, ये तो आपको मैंने जस्ट समझाया है। ठीक है, ये तो क्या है, आपको नोट नहीं करना है, जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए है। तो यहाँ पे टेंजेंट फाई मेरे को लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? टेंजेंट फाई का फॉर्मूला क्या होता है? बी साइन थीटा अपॉन में a प्लस बी कोस थीटा। तो एक बात बताओ, आप इस वाले वेक्टर को कौन सा वेक्टर बोल सकते हो? इसको आप क्या बोल सकते हो? सपोज करो ये वाला क्या है? a वेक्टर है, ये वाला क्या है? b वेक्टर है। कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। ठीक है, तो गलती भी होगी तो भी चलेगा आपका। तो यहाँ पे टेंजेंट फाई की वैल्यू निकालनी हो तो क्या फॉर्मूला लगता है? बी साइन थीटा। तो आप लिख दोगे पी साइन थीटा अपॉन में a प्लस बी कोस थीटा, तो ये आ जाएगा p प्लस बी कोस थीटा। शायद आप समझ गए हो कहानी है क्या। ठीक है, फिर क्या करोगे? p साइन थीटा अपॉन में p कॉमन ले लो, 1 प्लस कोस थीटा, p से p कैंसिल आउट करो, ये आएगा साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा। बेटा एक बात बताओ, थीटा एंगल, अब यहाँ पे आओ, डोंट फॉरगेट, ए वेक्टर यहाँ था, ए वेक्टर
ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल देखो, यहाँ पे रेड कलर में मैंने ड्रॉ किया था, ये एंगल थीटा था। तो यहाँ पे देखो ये वाला P और ये वाला P, ये एक ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल गिवन था 120। तो बेटा यहाँ पे आप क्या पुट करोगे, मजा आ रहा होगा आपको ना पढ़ने में। साइन थीटा, थीटा अपना कितना था 120 अपॉन में 1 प्लस में कोस 120। ठीक है बेटा, साइन 120 कितना होता है, साइन 120 ये हो जाएगा आपका √3। ठीक है, 1 प्लस में देखो ये साइन 120 कितना होता है बेटा, आप इसको ऐसे लिखो ना, साइन 90 प्लस 30। ओके, ऐसे ही करते हैं, 1 प्लस में कोस 120। ठीक है, साइन 90 पे चेंज हो जाता है तो कोस 30 हो जाएगा, और 1 प्लस में कोस 120 कितना होता है -1/2। इसकी वैल्यू याद रख लिया करो, बार बार यूज होगी। और आपको पता है जितना साइन 60 होता है उतना ही कोस 30 होता है, तो साइन 60 कितना होता है √3/2। √3/2 अपॉन में कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो आपको जो टेंजेंट फाई की वैल्यू मिलेगी, ये मिलेगी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा √3। ठीक है, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू √3। √3 को क्या लिख सकते हो, टेंजेंट 60, तो इनवर्स लेंगे तो टेंजेंट से टेंजेंट कटेगा, फाई की वैल्यू कितनी आ गई 60। फाई की वैल्यू कितनी आ गई 60। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ चुकी है आपके पास में, आपको पता चल गया है ये वाला एंगल कितना है 60। आपको क्या पता चला, फाई की वैल्यू कितनी आती है 60, यहां से पता चल जाता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये वाली वैल्यू 60, ये वाली वैल्यू कितनी 60। देखो A और B के बीच का टोटल एंगल कितना 120, ये वाला एंगल 60, तो बचा हुआ कितना, ये भी कितना होगा 60, ये भी कितना होगा 60। अब आप एक बात बताओ, x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में टोटल एंगल कितना 90, तो ये जो थीटा एंगल की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, ये जो थीटा एंगल की मैं बात कर रहा हूं, ये कितना हो जाएगा, x और y के बीच में कितना 90, तो 90 माइनस में 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। मतलब क्या है, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना आ गया 30 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को रब कर देते हैं, तो रफ वर्क था, ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, अब मैं इसको रब कर देता हूं, हमारा जो काम है वो बन चुका है, हमें इसी एंगल की रिक्वायरमेंट थी और कुछ नहीं करना था। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी आपको लग रहा होगा, बट ज्योमेट्री का यूज है, आपके मैथमेटिकल स्किल ठीक है तो सब कुछ अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको निकालना था 4 टॉर्क। टॉर्क के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टॉर्क होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, PE sin थीटा। PE sin थीटा, P यहाँ पे P कौन सा है, रिजल्टेंट है, तो यहाँ PR लिखो, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट। ठीक है, तो और आपको पता है सिंस PR की वैल्यू कितनी है, P थी, तो PR को क्या लिखेंगे P। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना E अप्लाई किया, साइन, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल अभी हमने निकाला कितना sin 30। ओके, सो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, PE sin 30 कितना होता है 1/2, तो टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी PE/2। ठीक है, फिर आपसे पूछा था मैग्नीट्यूड, आपने निकाल दिया, टॉर्क का मैग्नीट्यूड यहाँ पे निकाल दिया PE/2। ठीक है, अब आपको निकालनी है डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। बेटा जब ये डेरिवेशन करवाया था ना, तो मैंने बताया था कि टॉर्क की डायरेक्शन निकालनी हो तो आपको राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज करना है। ठीक है, या ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, आप सबसे पहले टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क होता है P क्रॉस E, PR क्रॉस E।
ठीक है, ये वैसे P है रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट और कुछ नहीं है। तो आप पहले अपनी फिंगर को स्ट्रेच कहाँ करोगे? P की तरफ। देखो पहले क्या करोगे, थंब और फिंगर के बीच में 90 का एंगल रखोगे और फिर क्या करोगे, सबसे पहले वेक्टर गिवन है P वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर करोगे, उसको कर्ल कहाँ कर दोगे? E की तरफ। E कहाँ है? नीचे एक्स एक्सिस की तरफ। P क्रॉस E करोगे तो आपका जो फिंगर है क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज? मुझे तो क्लॉकवाइज में लग रहा है, तो इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो क्या रहेगी? क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज रहेगी टॉर्क की। या फिर आप इसको यूं भी लिख सकते हो, सॉरी थंब, ये रोटेशन ऑफ फिंगर है ये तो, ठीक है, आप इसको लिख दो परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड डायरेक्शन। फिंगर का रोटेशन क्या रहेगा? क्लॉकवाइज। जो आपको ठीक लगे वो लिख दो। ओके, सो बेटा इट वाज अबाउट दैट न्यूमेरिकल। ठीक है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपके ज्योमेट्रिकल स्किल्स अच्छे हैं तो मैं नहीं मानता न्यूमेरिकल मुश्किल है। अब फिजिक्स का काम तो इतना ही था, ठीक है, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, तो दिक्कत आपको थोड़ी सी ये थीटा निकालने में डिफिकल्टी होती है, तो आप एक बार इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट करें, फिर अगला न्यूमेरिकल करते हैं। सो स्टूडेंट नाउ 8th न्यूमेरिकल है। 8th न्यूमेरिकल क्या है? An electric dipole of moment 4 into 10 raised to power minus 5 coulomb meter is placed in uniform electric field of 10 raised to power minus 3 Newton per coulomb, making an angle of 30 degree with the direction of field. Find the torque on electric dipole. ठीक है, आपको क्या कह रहा है? आपको कह रहा है कि ये आपके पास में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आपको कितना गिवन है? 10 raised to power minus 3 न्यूटन पर कूलम। ओके, और इस फील्ड में एक डाइपोल रखा हुआ है और जो फील्ड के साथ में कितना एंगल बना रही है? 30 डिग्री। मतलब थीटा कितना है? 30 डिग्री। ये डाइपोल मोमेंट रखी हुई है, इसका मोमेंट भी आपको गिवन है। मतलब डाइपोल मोमेंट 30 का एंगल ऐसे बना रही है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? ये रहेगी बेटा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूं रहेगा और दोनों के बीच का एंगल कितना है? 30। और आपको डाइपोल मोमेंट की जो वैल्यू गिवन है दैट इज 4 × 10⁻⁵ कूलम मीटर। ओके, सो आपको निकालना है क्या? टॉर्क। दैट इज प्रीटी इजी। टॉर्क आपको कैलकुलेट करना है, तो टॉर्क को क्या लिख सकते हो आप? PE sin थीटा। P की वैल्यू देखो डायरेक्ट ही गिवन है, कुछ अलग गिवन, एक्स्ट्रा काम ही नहीं करना पड़ रहा। ये P की वैल्यू होगी, ये E की वैल्यू होगी। E कितना है? 10⁻³ साइन थीटा कितना है? 30 डिग्री। और भी इजी हो गए। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो 4 × 10⁻⁸ साइन 30 कितना? 1/2। कैंसिल आउट करेंगे 2, तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई? ये तो बिल्कुल इजी हो गया, 2 × 10⁻⁸। ठीक है, न्यूटन मीटर। टॉर्क की यूनिट क्या होती है? So my dear student, so it was all about today's class. Hopefully आपने न्यूमेरिकल का सेशन काफ़ी एंजॉय किया होगा। आप जितने हो सके मैक्सिमम अपने लेवल पे न्यूमेरिकल ट्राई करने की कोशिश करें, और मैं इसी तरह से आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाता रहूँगा और आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करने लगे होंगे ना। आप काफ़ी न्यूमेरिकल से तो डर निकल गया होगा आपका। ओके, हाँ, लेकिन कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करो तो पहले जब आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो तो आप क्या है उसका सॉल्यूशन देखने की कोशिश ना करें। जितने कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो वो अप्लाई करो, फिर ये देखो कि मैंने कैसे करवाया है, आपके टीचर ने कैसे करवाया है। ठीक है, उसके बाद में आप सॉल्यूशन देखने की कोशिश करो, क्योंकि कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, जो मेन दिक्कत यही होती है, वो न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करते हैं, मतलब स्टेटमेंट पूरी भी नहीं पढ़ेंगे तब क्या है एकदम से सॉल्यूशन देख लेंगे, वहां जाके उनके कॉन्सेप्ट भी खराब हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि न्यूमेरिकल पूछ क्या रहा है। कोई भी न्यूमेरिकल पढ़ते हो आपका 100% एफर्ट उस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पे होना चाहिए। यू नो वेल बिगनिंग इज हाफ डन। आप अच्छे से न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट रीड कर लेते हो तो आप क्या न्यूमेरिकल को अच्छे से इजीली लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरीके की। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, एट लास्ट आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करना और अपने मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। थैंक यू, हैव अ गुड।